हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने परिमेय संख्याओं के शांत व अशांत प्रसार के बारे में पढ़ा था और 2.4 जो आपका चैप्टर है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखते हैं विविध प्रश्नमाला। जो आपके पास विविध प्रश्नमाला है उसमें स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। जैसे आपके पास दे रखा है 196, तो इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो देख सकते हो कि पहले इस पे 2 का पूरा भाग जाएगा। अगर आप 2 का भाग देते हो तो ये आपके पास आ जाएगा 98 ही आएगा। इस पे फिर से अगर 2 का भाग देते हो तो ये आपके पास आ जाएगा 49। 196 पर 2 का भाग दिया तो ये आपके पास 98, 98 आ गया। 98 पे फिर से 2 का भाग देंगे तो ये आपके पास 49 आ गया। 50 पे 7 का भागेंगे 7 और इससे फिर से 7 का भाग दिया तो 1। तो जो 196 है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2। अब घातों का योग, यहाँ पे घातों का योग कितना आएगा, 2 की घात भी 2 है और 7 की घात भी 2 है, तो आपके पास आ गया 4। ठीक है, इसके बाद हमें 2 संख्या दे रखी है m = p/q²। सेकेंड क्वेश्चन है m = p/q³ और n हमें दे रखा है p³ q²। p³ q²। तो आपको बताना है m और n का महत्तम समापवर्त्य है। आपको महत्तम समापवर्त्य है HCF बताना है m और n का। जहाँ पे दे रखा है कि p और q प्राइम नंबर है तो HCF में हम क्या करते हैं, न्यूनतम घात लेते हैं। तो p की घात 1, p की घात 3, न्यूनतम आपके पास p की घात 1, q³ और q² है तो q²। तो ये आ गया p/q²। ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। इसी टाइप से 95 और 152 का आपको HCF याद करना है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि HCF ऑफ 95 ऑन 152, इन दोनों नंबर का आपको HCF याद करना है 152 और 95। तो यहाँ पे A का मान कितना है हमारे पास 152 और B का मान कितना है 95। इसको लिख सकते हैं 152 = 95 गुणा 1 प्लस यह आपके पास हो जाएगा 57। तो 95 में अगर 57 जोड़ोगे तभी आपके पास 152 मिलेगा। अब ये 0 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 95, वही आ गया 57 × 1। अब देखो 57 अगर आप इसमें से घटा दोगे तो ये आपके पास कितना बचेगा 38, 7, 8, 15, 1, 8, 1, 9। अभी भी ये 0 नहीं है, इसको फिर से यहाँ पे 57 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 38 गुणा 1 प्लस, आप 38 अगर 57 में से घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 19। तो ये आ गया 19 = 19 गुणा 2 प्लस 0। अब आपके पास शेषफल है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब इसका जो HCF है 95 और 152 का वो आपके पास 19 होगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। इसके बाद 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। 4 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखोगे, चार नंबर क्वेश्चन है 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। मान लो संख्याएं A और B है तो A गुणा B हमें दे रखा है 1080 और हमें दे रखा है कि इनका महत्तम समापवर्तक 30 है। इनका जो HCF है A और B का वो 30 है। तो हमें LCM बताना है कि LCM ऑफ A और B कितना होगा। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB = A.B। यहाँ पे अगर मान रख दोगे तो ये आ गया 30 गुणा LCM ऑफ AB, ये आपके पास आ गया 1080। तो इसका LCM कितना आ जाएगा AB का 1080/30। ये इसे कैंसिल हो गया। ये आपके पास आ गया 3, 6, 36। तो उनका LCM है वो 36 होगा। इसके बाद एक और नंबर दे रखा है
कि 5वां क्वेश्चन है 441 बटे 5 नंबर क्वेश्चन है कि 441 भाग में दे रखा है 2 की पावर 2 5 की पावर 7, 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 2। तो आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, शांत होगा, अशांत होगा, या ये अशांत है वो पुनरावर्ती होगा या अपुनरावर्ती होगा। तो इसको आप लिख सकते हो 3 गुणा 7 का स्क्वायर बटे 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 2। ऊपर नीचे आप 7 की पावर 2 कैंसिल कर दोगे तो ये आपके पास आ गया 3 की पावर 2 बटे 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7। तो अगर इसकी हर की संख्या देखोगे तो 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n प्रकार का है, तो ये आपके पास एक शांत प्रसार की परिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखो। छोटे छोटे क्वेश्चन है बिल्कुल ही, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा में बताना है आपको। हाँ, तो देखो परिमेय संख्या हमें दे रखी है 6 नंबर क्वेश्चन में 43 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब, 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। इसमें आप करोगे तो इसको 2 से ऊपर गुणा कर दो और 2 से नीचे गुणा करेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। ये आपके पास आ गया 86 बटे 10 की पावर 3। और 10 की पावर 3 है, इसका मतलब दशमलव है वो 3 अंकों के बाद लगेगी, तो ये आपके पास आ गया 0.086। अगर आप इसको गिनोगे तो दशमलव के बाद 3 अंक है। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर है कि सबसे न्यूनतम संख्या जिसमें रूट 27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। 7वां दे रखा है आपके पास रूट 27 है, इसको हम किस संख्या से गुणा करें कि ये एक प्राकृत संख्या बन जाए। तो आप देख सकते हो, इसको मैं लिख सकता हूँ 3√3। अगर मैं इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 3 × 3 9। तो √3 है वो सबसे छोटी ऐसी संख्या है जिससे रूट 27 को गुणा करने पर आपको 9 प्राप्त होगा, जो आपके पास ऑप्शन में दे रखा है। अगर जनरल हमसे पूछे तो हम इसको √3 से डिवाइड भी तो कर सकते थे। इसका मतलब 1/√3 जो होगा वो सबसे न्यूनतम संख्या होगी, पर वो हमारे ऑप्शन में नहीं है। हमें जो 4 दे रखे हैं उन्हीं संख्याओं में से चेक करना है। अगर जनरल पूछे कि सबसे छोटी संख्या बताओ तो 1/√3 होगी, और अगर इन 4 में से अगर छांटनी हो तो √3 होगी। ठीक है, इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई भी 2 नंबर है जिनका HCF और LCM है वो बराबर है। अगर ये चीज़ बराबर है इसका मतलब वो दोनों नंबर ही बराबर हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी भी केस में ये चीज़ बराबर नहीं हो सकती, तो दोनों नंबर बराबर होंगे, दोनों संख्याएं समान होंगी, दोनों के दोनों नंबर है वो इक्वल होंगे। इसी टाइप से 9 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि A तथा 18 का LCM 36 है तथा A तथा 18 का HCF 2 है, तो A का मान होगा। हमें दे रखा है कि LCM ऑफ A, 18 ये दिया हुआ है आपके पास 36 और HCF ऑफ A, 18 इक्वल टू 2 ये दिया है। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि A का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणा HCF और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो इनका LCM और इनका जो HCF है वो इन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होगा, या इसको लिख सकते हैं 18 गुणा A। ये आ गया 36 गुणा 2 बराबर 18A। यहाँ से अगर 18 का भाग 2 दोगे तो ये आपके पास आ गया 4, तो A का मान हो जाएगा 4। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। 10वां क्वेश्चन आपके पास है कि n एक प्राकृत संख्या है, तो 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n में इकाई का अंक क्या होगा। अगर आप 10वें क्वेश्चन की बात करते हो
तो दे रखा है कि 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n है, उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर आप देखोगे 6 की पावर n, इसमें इकाई का जो अंक है हमेशा 6 रहेगा हर एक नेचुरल नंबर के लिए। आप 6 की पावर 1 करो, 6 की पावर 2 करो, 6 की पावर 3 करो, 6 की पावर 4 करो, जितनी भी पावर करोगे तो इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। इसी प्रकार से 5 की पावर n में इकाई अंक ये आपके पास हमेशा 5 ही रहेगा, किसी भी नंबर किसी भी प्राकृत संख्या के लिए। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, इकाई का अंक 1 है। 5 की पावर 3 125, अभी भी इकाई का अंक 1 है। 5 की पावर 4 625, अभी भी इकाई का अंक 1 है। जैसे ही 5 की पावर 5 करोगे तो 3125, अभी भी इकाई का अंक 5 है। तो इसी टाइप से आप करते जाओगे तो इकाई का अंक हमेशा यही रहेगा। तो 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n, इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 बराबर 1। तो इस संख्या में इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा, इन्हीं नंबर में आएगा। हमेशा ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे 6 की पावर n माइनस 3 की पावर n या 4 की पावर n करता तो इकाई का अंक यही आए, कि उसमें चेंज होता है। अगर आप 3 की पावर 1 करोगे तो 3 मिलेगा, 3 की पावर 2 कर दी तो 9 मिल गया, 3 की पावर 3 करोगे तो 27, इकाई का अंक 7 आ गया। 3 की पावर 4 करोगे तो 81, इकाई का अंक 1 आ गया। तो उसमें इकाई के अंक बदल रहे हैं, पर यहाँ पे इकाई का अंक वो बदल नहीं रहा, ना 6 की पावर n में और ना ही 5 की पावर n में। तो ये आपके पास कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे 11 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि P बटे Q, जहाँ पे Q 0 नहीं है, एक प्रीमेय संख्या है, तो P पर प्रतिबंध होगा जब P बटे Q एक शांत दशमलव हो। आपको ये बताना है 11 नंबर क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का ही है कि P बटे Q 0 नहीं है तो P बटे Q शांत दशमलव होगा। कब होगा? यदि Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n प्रकार के हों। अगर इस प्रकार का हुआ तो ये एक शांत प्रसार होगा, नहीं तो नहीं होगा। इतना सा क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन है, सरल कर बताइए कि संख्या एक प्रीमेय संख्या है या अप्रीमेय संख्या। ये क्वेश्चन करते हैं। आपको 12 नंबर क्वेश्चन में एक संख्या दे रखी है, उसको हमें चेक करना है कि वो प्रीमेय संख्या है या एक अप्रीमेय संख्या है। इसके बारे में हम बात करते हैं अभी। तो देखो 12 नंबर क्वेश्चन, 12 में आपको दे रखा है 2 गुणा √45 प्लस 3 गुणा √20 भाग में आपको दे रखा है 2 गुणा √5। तो इसको अगर आप चेक करोगे तो इसको √45 को मैं 9 गुणा 5 लिख सकता हूँ, प्लस 3 इसको मैं 4 गुणा 5 लिख सकता हूँ, भाग में 2 गुणा √5। इसको अगर 9 को बाहर लेके आएंगे तो 9 क्या है 3 की पावर 2, और अगर स्क्वायर रूट लगा देंगे तो बाहर आएगा वो 3 आ जाएगा। तो ये क्या 3 बाहर आने पे 3 दूनी 6, तो 6√5 प्लस ये 2 बार आएगा तो 6√5 भाग में आपके पास 2√5। तो 6√5 प्लस 6√5 कितना हो गया 12√5, 12√5 अपॉन 2√5, ऊपर नीचे √5 कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आ गया 6, और 6 क्या है एक प्रीमेय संख्या। इसका मतलब दी गई संख्या दी गई संख्या एक प्रीमेय संख्या है।
ठीक है। इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा इसमें कुछ मेहनत नहीं करनी, बस जो दे रखा है उसको समझ लेना कि आपको दे क्या रखा है और आपको करना क्या है। इसके बाद दर्शाइए कि कोई धन विषम पूर्णांक है, वो 4q + 1 और 4q + 3 रूप क्या होता है। आपको बताना है कि विषम धन पूर्णांक 4q + 1 तथा या 4q + 3 प्रकार का होता है। तो यूक्लिडियन प्रमेय से इसको हल करते हैं। यूक्लिडियन प्रमेय से हम जानते हैं कि आपके पास a = bq + r होता है, जहाँ पे r का मान 0 या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, जहाँ पर a, b, q, r पूर्णांक संख्याएं हैं। ये आपके पास पूर्णांक संख्याएं हैं। अब हमने मान लिया कि a है वो विषम पूर्णांक है, a है वो विषम पूर्णांक है और b है उसको माना b = 4। अगर b का मान 4 है तो ये हो जाएगा a = 4q + r, जहाँ पे r का मान 0, 1, 2 और 3 हो सकता है। ठीक है। अब केस 1 की बात करते हैं। पहला केस है कि यदि r = 0 या 2 हो गया। अगर r का मान 0 या 2 है तो यहाँ पे रखेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, 4q + 0 मतलब 4q आएगा, और अगर 2 रखोगे तो 4q + 2 आ जाएगा। अब इसमें अगर देखोगे तो लिख सकते हैं 2 × 2q, यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया, 2q + 1। दोनों ही संख्याएं 2 के मल्टीपल आ रहे हैं, 2 के गुणज आ रहे हैं, इसका मतलब ये सम संख्या होगी। का मतलब a सम संख्या है, जो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें दे रखा है कि विषम संख्या को लिखना है, तो अगर r का मान 0 और 2 हुआ तो ये संभव नहीं है। इसका मतलब अगर a विषम संख्या है, केस सेकंड की बात करें कि यदि a विषम संख्या है तो r का मान 0 और 2 नहीं हो सकता है, अतः r का मान 1 या 3 होगा। अगर r का मान 1 और 3 है तो a का मान आ गया 4q + 1 या 4q + 3। यही आपको सिद्ध करना था। एक पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें जो विषम पूर्णांक का वो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 प्रकार का होगा, वो उसी प्रकार का क्वेश्चन है। वहाँ भी हमने किया था कि r का मान 0, 2 और 4 नहीं हो सकता, r का मान 1, 3 और 5 हो सकता है। यहाँ भी यही कर रहे हैं कि r का मान 0 और 2 नहीं हो सकता, r का मान 1 या 3 हो सकता है। उसी टाइप का ये क्वेश्चन था। इसके बाद 14 नंबर है, ये सिद्ध कीजिए कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से भाज्य होता है। सिद्ध कीजिए 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का योग का गुणन क्रमागत 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणन 2 से भाज्य होता है। 2 से भाज्य होता है, ये आपको बताना है। हल करते हैं। मान लिया कि माना a तथा a + 1 2 क्रमागत धन पूर्णांक है। क्रमागत का मतलब क्या है? जैसे 2 और 3, 5 और 6, 15 और 16 क्रमागत संख्याएं।
एक संख्या उसमें एक और जोड़ दें तो आगे वाली संख्या मिल जाए या एक कम कर दो। ठीक है, तो हमने मान लिया कि a तथा a+1 दो क्रमागत संख्याएं हैं। स्थिति फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट केस है कि यदि a सम संख्या है, या आपको सिद्ध करना है, इससे पहले एक लाइन और लिख लो कि सिद्ध करना है आपको, तो सिद्ध करना है उसको यहाँ पे लिख लो कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि a गुणा a+1 2 से भाज्य होगा, ये आपको बताना है। तो केस फर्स्ट की बात करते हैं कि माना a सम संख्या है। a अगर सम संख्या है तो मान लिया कि a है वो 2 गुना c के बराबर है, जहाँ पे c एक धन पूर्णांक है। ठीक है, अगर कोई सम संख्या है तो 2 का एक गुणज होगी तो उसको 2 गुना c मान लिया। तो इसमें अगर रखेंगे हम मान, तो a गुणा a+1 का मान कितना हो जाएगा 2c इंटू 2+1, यहाँ पे 2 इंटू ये c 2c+1, ये आपके पास आ गया। तो ये एक नंबर है, ये आपके पास 2 का गुणज आ रहा है। इसका मतलब a गुणा a+1 एक सम संख्या है, और अगर सम संख्या है अतः 2 से विभाजित होगा। ये सम संख्या है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित होगा, क्योंकि कोई भी अगर सम संख्या है तो वो 2 से विभाजित होती है। अब अगर हम बात करें केस सेकंड की, अभी हमने ये लेके चले थे कि अगर a सम संख्या है तो क्या होगा। अभी हम बात करेंगे कि अगर a विषम संख्या है तब क्या होगा। केस सेकंड, यदि a एक विषम संख्या है, a अगर एक विषम संख्या है, उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा कि a विषम संख्या है अतः a+1 एक सम संख्या होगी। अगर आपके पास a कोई विषम संख्या है तो a+1 है वो एक सम संख्या होगी, और अगर ये सम संख्या है तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो भी एक सम संख्या होगी। तो मान लिया कि माना, या सीधा ही लिख सकते हैं, अतः a गुणा a+1 एक, या इसको एक बार थोड़ा सा इस टाइप से लिख लो कि माना a+1 है वो 2c के बराबर है, जहाँ c एक धन पूर्णांक है। अगर आपके पास a+1 एक सम संख्या है तो ये 2 का एक गुणज होगी। 2 का अगर गुणज है तो a+1 को मान लिया कि ये 2c के इक्वल है। तो यहाँ से a का मान क्या आ गया 2c-1, तो a गुणा a+1 कितना आ जाएगा, ये आ गया 2c-1 गुणा में 2c। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, यह आ गया c 2c-1। तो ये नंबर भी क्या है 2 का एक गुणज है, और अगर ये संख्या 2 का एक गुणज है, इसका मतलब a गुणा a+1 एक सम संख्या है। अगर ये एक सम संख्या है, इसका मतलब a गुणा a+1 2 से भाज्य होगा, और यही आपको सिद्ध करना था। दोनों केस में देखोगे, पहले हमने मान के चले कि a विषम संख्या सम संख्या है। अगर a सम संख्या तो इसको 2c रख दिया, तो a गुणा a+1 आपके पास आ गया 2 का एक गुणज, मतलब सम संख्या तो 2 से विभाजित होगा। अगर हम a को विषम संख्या लेके चलते हैं तो a+1 सम संख्या होगी, और अगर a+1 सम संख्या है तो इसको हम 2c मान लेते हैं, तो a का मान आ गया 2c-1, तो a गुणा a+1 भी एक 2 का मल्टीपल आ गया। अगर ये 2 का गुणज है तो एक सम संख्या है तो 2 से विभाजित होगा। ये आपके पास क्वेश्चन था। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखो,
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 2053 तथा 967 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 7 प्राप्त हों। हाँ, तो क्वेश्चन आपके पास नंबर दे रखे हैं 2053 और 967। तो आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसका अगर इन दोनों पे भाग दें तो जो शेषफल है वो आपके पास 5 तथा 7 प्राप्त होते हैं। इसमें भाग देने पे शेषफल 5 प्राप्त होगा, इसमें भाग देने पर शेषफल 7 प्राप्त होगा। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी करके आए हैं। तो हल स्टार्ट करते हैं इसका। 2053 में भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है, अतः 2053 माइनस 5 बराबर 2048 पर उस संख्या का पूरा भाग जाएगा। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि किसी भी संख्या का अगर मैं 20 पे भाग देता हूं तो शेषफल है वो 4 प्राप्त होता है। इसका मतलब 20 में से 4 घटा दो 16, तो 16 पर उस संख्या का भाग पूरा जाएगा। जैसे मान लो कि हमारा वो नंबर 8 है, ठीक है। तो इसी टाइप से अगर इस संख्या पर भाग देने पर 5 शेषफल प्राप्त होता है तो इस संख्या में से 5 घटा दिया 2048, तो इस संख्या पर 2048 पर जो भी आपकी संख्या उसका भाग पूरा जाएगा। इसी प्रकार 967 पर 967 में भाग देने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है, अतः 967 माइनस 7 बराबर 960 में उस संख्या का भाग पूरा जाएगा। अब देखो, आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसका भाग 2048 और 960 पर पूरा जाए, तो वो कौन सी संख्या होगी? इन दोनों का HCF। तो अब HCF ऑफ 960,2048 ये हमें फाइंड करना है। जो हमारा क्वेश्चन की टास्क बची है वो है कि इन दोनों का HCF हमें फाइंड करना है, ठीक है। अभी हमने क्या किया कि इन दोनों पर अगर भाग देते हैं तो शेषफल 5 और 7 है, तो उनको हमने एक बार हटा दिया। तो इस नंबर का, इन दोनों नंबर का आपको HCF फाइंड करना है। तो हमारे पास A का मान 2048 की बड़ी संख्या है और B आपके पास 960 की छोटी संख्या है। तो A आपके पास आ गया 2048 और B आपके पास आ गया 960। तो 2048 को हम लिखेंगे 960 गुणा 2 प्लस कितना आएगा? देखो, अगर इसको 2 से गुणा करोगे तो ये आएगा 1920। 2048 में से अगर 1920 आप घटा दोगे तो आपको मिलेगा 128। घटा के देख सकते हो 2048 में से 1920, तो ये 8 2 1 128। अब 128 है वो 0 के बराबर तो नहीं है। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो हमारे पास अब A का काम है वो 960 करेगा और जो B है वो हमारे पास बन जाएगा 128। अब आपको 128 का भाग है वो 960 पे देना है। तो एक बार भाग करके देखो कहाँ तक जाएगा। 960 पर 128 का भाग देना है। तो अगर आप देखोगे तो अगर मैं इसको 6 से भाग करता हूँ तो 128 को 6 से 48 4 12 16 1 6 1 7 768। और अगर इसको 7 से करते हैं 7 8 56 5
14 5 19 1 7 1 8 7 8 56 5 14 5 19 1, तो ये आ जाएगा 896। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करने पे 896 आ रहा है, तो शेषफल कितना बच जाएगा? 64 बचेगा। अब अभी भी ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये आपके पास 128 64 गुना, अब 64 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 128 आता है और प्लस में 0, तो आपके पास शेषफल 0 मिल गया। तो इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा? जो हमारे पास यहाँ पे भाजक होता है वही आपका HCF होता है, तो ये आ गया 64। तो 64 वो संख्या होगी जिसका अगर आप इन दोनों संख्याओं पे भाग देते हो तो आपको शेषफल यही मिलेगा। ठीक है, तो 64 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 2053 तथा 967 पर दिया जाए तो शेषफल 5 व 7 बचता है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या किया, जो भी शेषफल था उसको हमने घटा दिया, तो अब ऐसी इन दोनों संख्याओं पे इसका पूरा पूरा भाग जाएगा और बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है तो वो इसका HCF होगा। ठीक है, इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखो, आपको व्याख्या करनी है कि ये दोनों की दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं, मतलब आपको ये बताना है कि ये अभाज्य संख्याएं क्यों नहीं हैं। क्यों, अगर कोई संख्या है वो या तो अभाज्य संख्या होगी या अभाज्य संख्या नहीं होगी, दो ही चॉइसेज हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो संख्या है आपको ये सिद्ध करनी है कि वो भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या होने का मतलब वो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो हम इसकी चर्चा करेंगे कि वो संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं क्यों नहीं है। जैसे पहला आपको दे रखा है 7 × 11 × 13, ये 16 नंबर क्वेश्चन आपके पास 7 × 11 × 13 प्लस 13। इसमें अगर आप देखोगे तो 13 कॉमन आ रहा है, 7 × 11 × 1 + 1, ये आपके पास हो गया 77 + 1 78। तो ये जो संख्या है वो 13 का एक मल्टीपल आ रही है। तो प्राप्त संख्या 13 की गुणज है, अतः अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या को आपने पढ़ा होगा कि उस पर या तो 1 का भाग जाएगा या स्वयं उस संख्या का भाग जाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। अब ये जो नंबर है वो 13 का एक मल्टीपल है, 13 का एक गुणज है। इसका मतलब इस संख्या पर 1 का भी भाग जाएगा, खुद इस संख्या का भाग जाएगा और इन दोनों के अलावा 13 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है। और वैसे तो ये सम संख्या है तो 2 का भाग भी जाएगा, पर एक नंबर हमें मिल गया 13 जिसका भाग इस पे पूरा पूरा जा रहा है, तो ये संख्या है वो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। इसका मतलब ये एक भाज्य संख्या होगी। अतः यह एक भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार से इसी का एक सेकंड पार्ट और दे रखा है, वो संख्या हमें दे रखी है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसमें भी देखोगे तो 5 कॉमन आ रहा है, तो आ गया 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। तो ये भी देखोगे तो ये संख्या वो 5 का एक गुणज है। तो प्राप्त संख्या 5 का गुणज है, अतः अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अतः
दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है। ये आपके पास सिद्ध हो गया। ठीक है, इसके बाद दो संख्याएं आपको दे रखी है, उनका महत्तम समापवर्तक आपको दे रखा है और उनका लघुत्तम समापवर्तक आपको बताना है। तो हमने पढ़ा था कि एलसीएम गुणा एचसीएफ है वो उन दोनों संख्याओं के गुणन के बराबर होता है। तो दोनों संख्याएं हमें दे रखी है और एचसीएफ भी आपको दे रखा है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे और एचसीएफ का भाग दे देंगे। इतना सही करना है आपको, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, आपको दे रखा है कि एक आयताकार बरामदा है जिसमें 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर लंबा है, 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो इसमें समान विमाओं वाली वर्गाकार टाइलें लगानी हो तो इस प्रकार की टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, आपके पास लंबाई दे रखी है 18 मीटर और 70 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर, और चौड़ाई आपको दे रखी है 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है। और आपको बोल दिया कि वर्गाकार टाइलें इसमें लगानी है। तो हम क्या करेंगे, और आपको टाइलों की संख्या न्यूनतम लगानी है। इसका मतलब क्या है कि आपको टाइल का साइज है वो बड़े से बड़ा रखना पड़ेगा। क्यों, अगर जितनी छोटी टाइल लगाओगे तो टाइलों की संख्या ज़्यादा होगी। तो अगर आपको बड़ी से बड़ी टाइल अगर लगाओगे तभी आपके पास टाइलों की संख्या न्यूनतम होगी। तो यहाँ से लंबाई को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो ये आपके पास हो जाएगा 18 गुणा 100 प्लस 72, ये आ गया 1872 सेंटीमीटर। इसी टाइप से जो चौड़ाई आपके पास है वो आपके पास आ गया 13 गुणा 100 प्लस 20, ये आपके पास आ गया 1320 सेंटीमीटर। अब आपको इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है, या हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 1872 तथा 1320 को विभाजित करे। ऐसा क्यों करना है, जैसे मान लो कि आपके पास एक कमरा है जो 8 इकाई चौड़ा है और 10 इकाई लंबा है। इस प्रकार का अगर आपके पास कोई भी एक टुकड़ा बांध सकते हो, तो इस पे अगर आपको वर्गाकार टाइलें लगानी है तो ऐसी संख्या आपके पास होनी चाहिए जो इसको भी विभाजित करे और इसको भी विभाजित करे। जैसे आप 1-1 सेंटीमीटर के या 2-2 सेंटीमीटर के लगा सकते हो। अगर जैसे आपने 3-3 का लगा लिया या 5 का लगा दिया तो इस साइड तो ये 5 का पूरा आ जाएगा, 5 के ये 2 आ जाएंगे, पर इस साइड अब ये भी 5 है, अब दूसरा 5 नहीं बचेगा क्योंकि ये 3 ही बचा है। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमें ऐसा नंबर देखना है जो दोनों को विभाजित करे, और दोनों को विभाजित करने वाला नंबर या तो 1 है या 2 है। तो या तो आप 1-1 के लगा सकते हो या आप 2-2 इकाई के लगा सकते हो। और 1-1 के लगाओगे तो आपको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, 2-2 के लगाओगे तो कम लगाने पड़ेंगे। और हमें बोला गया है कि न्यूनतम लगाने हैं, तो हम क्या करेंगे कि टाइलों का जो साइज है वो बड़े से बड़ा रखना है। वो कहाँ से आएगा, इन दोनों के एचसीएफ से। इसका मतलब हमें ज्ञात करना है 1872 और 1320 का एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास A का मान हो जाएगा 1872 और B का मान हो जाएगा 1320। यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो यह आ गया 1872 बराबर 1320 गुणा 1, क्यों 2 से गुणा करोगे तो 2640 हो जाएगा।
तो 1872 में से 1320 अगर आप घटाओगे तो ये लगभग आ गया 552 ही आएगा, जोड़ के देख सकते हो। ये 2 आ गया, 5 2 7 8 1, ठीक है। शेषफल है वो अभी, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो शेषफल है वो 0 नहीं आ रहा। अगर शेषफल 0 नहीं है तो जो हमारे पास 1320 है वो हमारे पास A का काम करेगा और B का काम है वो 552। तो यहाँ पे आपके पास 552 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो ये आ जाएगा 1104। 1320 में से अगर आप 1104 घटाओगे तो आपके पास आएगा 216। अभी भी ये 0 के बराबर नहीं आया, तो हम क्या करेंगे कि जो 552 है वो हमारे पास A का काम करेगा और B की जगह आ जाएगा 216। और 216 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, जैसे 3 से गुणा करोगे तो ज़्यादा चला जाएगा। अब अगर यहाँ पे आप 216 को 2 से गुणा करते हो तो ये आ जाएगा 432। और 552 में से अगर 432 घटाओगे, 552 में से 432 घटाना है तो आपके पास आ जाएगा 120। घटा के एक बार चेक कर सकते हो, 552 में से 432 घटाना है 0 2 1, तो ये आ गया 120। अभी भी 0 नहीं आया तो ये आ जाएगा 216 बराबर 120 गुणा। अब अगर इसको 2 से गुणा करोगे तो ये 240 हो जाएगा, तो सिर्फ 1 से गुणा करना है। तो 120 इसमें से अगर और घटा दोगे तो ये कितना बचेगा, एक बार घटा के चेक कर लो। 216 में से 120 घटाना है तो 6, 11 में से 2 गए 9, ये आपके पास आ जाएगा 96। अभी भी ये 0 नहीं आ रहा तो ये आपके पास आ जाएगा 120 बराबर 96 गुणा 1 प्लस 24। अभी भी ये 0 नहीं आ रहा तो ये हो जाएगा 96 बराबर 24 गुणा 4 प्लस 0। अब ये 0 आ गया, इसका मतलब इनका जो HCF है 1872 और 1320 का वो आपके पास आ गया 24। इसका मतलब टाइल का जो साइज होगा, टाइल्स का आकार वो आपके पास हो जाएगा 24 गुणा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर लंबी और 24 सेंटीमीटर चौड़ी आपको टाइल लेनी है। अब टाइलों की संख्या अगर देखनी है आपको, टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या के लिए हम क्या करेंगे कि जो बरामदे का जो क्षेत्रफल आ रहा है, क्षेत्रफल आपके पास होगा आयत का क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखे तो लंबाई गुणा चौड़ाई 1872 गुणा 1320। तो 1872 गुणा 1320 और हम क्या करेंगे एक टाइल का जो साइज है उससे भाग दे देंगे। तो अब आपको इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों का गुणा करके और 24 का भाग देना है। तो जो भी आंसर आएगा वो आपके पास इसका फाइनल आंसर होगा। चेक भी कर सकते हो, जैसे मान लो कि 8 का भाग देते हैं तो 8 दूनी 16, 2 7, 8 ये 24, 3 2 8 चौके 32, यहाँ पे आ गया 3। ये अगर इस पे भी 8 का भाग देते हैं तो 8 एकम 8, 5 2 8 6 48, 165। इस पे भी अगर भाग दोगे तो इस पे पूरा भाग जाता है 55, और इस पे भी भाग दोगे तो 7 ये 21, 2 4 8 24, 78 इंटू 55। तो इसको एक का बार मल्टीप्लाई करना, जो भी आपके पास आंसर है वो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से आपको करना था। हमने क्या किया है, लंबाई चौड़ाई हमें दे रखी थी, इसको पहले सेंटीमीटर में बदल लिया। अब आपको ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों पर पूरा भाग जाए, तो वो इसका HCF होगा। और HCF हमने ज्ञात किया तो वो 24 आ गया। मतलब टाइल का आकार है वो 24 गुणा 24 सेंटीमीटर होगा, इसकी लंबाई चौड़ाई 24 सेंटीमीटर है। तो टाइलों की संख्या क्या हो जाएगी, बरामदे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, और बरामदे का क्षेत्रफल आपके पास लंबाई गुणा चौड़ाई 1872 गुणा 1320 और टाइल का क्षेत्रफल 24 गुणा 24। इससे अगर भाग दे देंगे तो ये आ गया 78 गुणा 55। इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट होगा। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है। 20वें क्वेश्चन में पहला दे रखा है
34.1234 इसकी अगर बात करोगे तो यह एक शांत प्रसार है, अतः हर की संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n प्रकार के होंगे। बस आप इतना बोल सकते हो। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें आपको दे रखा है 43.12345678 42.12345678 और इस पे बार दे दिया। बार देने का मतलब ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो यह एक अशांत आवर्ती वाली परिमेय संख्या है। अतः इसका हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n प्रकार के नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आपका सेकंड चैप्टर था जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इस प्रश्नावली में किसी भी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो, पूरी प्रश्नावली में किसी भी कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में ना आया हो या कोई भी उदाहरण समझ में ना आया हो या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप चैट के थ्रू हमें बता सकते हो, आपको वो चीज़ दोबारा बता दी जाएगी। अब हम जो अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल बहुपद हमें दे रखा है, तो जितना भी आपका जो सिलेबस है वो हम चैप्टर वाइज इस टाइप से चलते जाएंगे, दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा। तो जहाँ भी आपको दिक्कत आए आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो और डायरेक्ट हमें बता सकते हो कि हमें इस क्वेश्चन में या इस एग्जाम्पल में ये दिक्कत है, वो आपको दोबारा बता दी जाएगी। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।